हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है आपका दैट इज थर्ड यूनिट आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, आज थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपका, और इसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे या प्रीवियस यूनिट के अंदर हमने जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी उसके अंडर जो आती है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, वो हमने सारी एक्सप्लेन कर रखी है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था, ठीक है। और आज क्या है, आज है दैट इज द आपका थर्ड यूनिट जो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है ना, आज वो शुरू हो रही है। दैट इज द क्वांटम के अकॉर्डिंग हमने वहां पे डिस्कस किया था कि क्वांटम के अकॉर्डिंग दो होती हैं, एक स्टैटिस्टिक्स दो टाइप की होती है, एक तो मेरे पास बोस आइंस्टीन होती है और एक मेरे पास कौन सी होती है दैट इज द फर्मी डिराक। दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कशन करना है वो करना है फर्स्ट वन जो है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर आज हमने क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। अब देखो बच्चे इसके अंदर क्या है मेरे पास, ये ना यहाँ पे जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, पहले तो आपको ये पता हो, वैसे तो हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि तीनों के अंदर डिफरेंस वगैरह क्या है, टोटल क्या चीज है मेरे पास। अब इसके अंदर क्या है मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसके अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे आपके पास, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स मेरे पास होंगे दैट इज द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है। पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, पार्टिकल्स आप कह सकते हो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद में ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है किन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है, जिनकी जो स्पिन है मेरे पास, या तो स्पिन उनकी जीरो स्पिन हो या उनकी स्पिन मेरे पास क्या हो, दैट इज द इंटीग्रल स्पिन हो, ठीक है। उनके ऊपर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, इसके अंदर हमने उस दिन डिस्कशन किया था जब तीनों के अंदर डिफरेंस किया था कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सेल के अंदर, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, बिकॉज ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसको ये फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। दैट इज द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, स्पिन इनकी जीरो होती है या इंटीग्रल स्पिन होती है 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। और किसी भी सेल के अंदर कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेल के अंदर कितने हैं, ठीक है। ये आपकी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर मेरे पास क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कोई एक सिस्टम कंसीडर करना है। सपोज करो ये मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे टोटल जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं दीज आर n पार्टिकल्स हैं। अब n पार्टिकल्स के अंदर अब ये जो फेज स्पेस है इसको हमने क्या कंसीडर करना है, सपोज करो दिस वन इज द फेज स्पेस, और इस फेज स्पेस को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर डिवाइड करना होता है, कंपार्टमेंट्स के अंदर। अच्छा, मुझे कलर चेंज करने दो। अब मान के चलो इसको हमने कंपार्टमेंट्स के अंदर चेंज कर दिया, ये आपके पास नंबर ऑफ क्या बन गए, कंपार्टमेंट्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं। और चलो ये भी आपके नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ही चूज कर लो, ये आपके नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो पहला कंपार्टमेंट है 1 2 3 4, इस तरह से नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं। कहीं पे ith कंपार्टमेंट आएगा, कहीं पे i+1 आएगा, और लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वो मान के चलो आपका k है। तो इट मींस आपने एक फेज स्पेस को कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड करना है, उसको आपने k कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल कंपार्टमेंट्स कितने होंगे मेरे पास, k कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। उनके अंदर आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पे देखो, जैसे हमने पीछे डिस्कशन किया था ना कि जो आपके पास मान के चलो ये आपके पास फर्स्ट कंपार्टमेंट है, दिस वन, ये आपके पास ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट आ गया, ये आपका सेकंड कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो kth कंपार्टमेंट, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका kth कंपार्टमेंट है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, n1 होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल n2 होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल nk होंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद में इसकी जो एनर्जी होगी वो मेरे पास क्या होगी, U1 होगी। इस कंपार्टमेंट के अंदर जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी U2 होगी, इनकी एनर्जी मेरे पास UK होगी।
उसके बाद में हमने ये भी सपोज करना है कि जो आपका पहला कंपार्टमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, G1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, G2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, Gk हैं। और ये ऐसा ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस केस के अंदर किया था, बिल्कुल सेम है। बस जो चेंज होगा वो बच्चे यहाँ पे ये चेंज है कि यहाँ पे बोथ आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आ गई, पार्टिकल आइडेंटिकल हो जाएंगे और एक सेल के अंदर कितने भी आ सकते हैं। पीछे वाला केस भी सेम था पर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल से, बस जो चेंज हुआ है वो ये था, अब पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, उस दिन पार्टिकल आपके डिस्टिंग्विशेबल थे, आपके ए बी सी करके पार्टिकल थे। आज आपके पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चे, सेम ही पार्टिकल होंगे, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है आपने, अब क्या है कि हमने सपोज करो कि मैंने पहला कंपार्टमेंट चूज किया, अब ना इसको आपको बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये टोटल मेरे पास किस तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो मैंने जो कंपार्टमेंट चूज किया, मान के चलो मैंने फर्स्ट, ये आपका पहला कंपार्टमेंट है, इसको मैंने चूज कर लिया, ये आपका कौन सा है, दैट इज द फर्स्ट। इस तरह के बहुत कंपार्टमेंट है, जो यहाँ पे दूसरी साइड फिगर दिख रही है, इसमें के कंपार्टमेंट है टोटल, उसमें से मैंने एक कंपार्टमेंट उठा लिया, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है। अच्छा अब इसके अंदर मान के चलो कि इसको हमने आगे डिवाइड कर दिया, इस कंपार्टमेंट को सेल्स में। ऐसे होते हैं ना, पहले फेस स्पेस को आप कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हो, फिर आप कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड करते हो। तो अब हमने क्या किया, इसको सेल्स में डिवाइड कर दिया, ये मान के चलो आपके सेल हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है बच्चे। अब ये मान के चलो कि ये आपका सेल कौन सा है, ये आपका कंपार्टमेंट कौन सा है, फर्स्ट है। तो अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे N1 होंगे, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो क्या होंगे, G1 होंगे। ये मैंने पहले बोला आपके, ठीक है, टोटल लिखवा दिया मैंने, टोटल किस टाइप से होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है मेरे पास वो क्या है, किस टाइप से इसका डिस्कशन करोगे बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना वो मेरे पास क्या है कि चलो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, N1 G1 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो है कि अब सपोज करो हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कशन करते हैं कि ये जो आपका जहां दूसरी साइड राइट साइड, या ये वाला जो अब मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका कॉलेज है। आपने उस कॉलेज को नंबर ऑफ रूम्स में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स आपने फेस स्पेस को नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, आपने कॉलेज को रूम्स में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में उसमें से आपने फर्स्ट रूम को उठाया और उसमें आपने नंबर ऑफ क्या रख दिए, डेस्क रख दिए। ये जो ग्रीन कलर के अंदर लाइंस दिख रही हैं इस साइड आपको, वो आपके डेस्क हैं। सपोज कर लो 1 2 3 4 डेस्क पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन डेस्क पे आपने स्टूडेंट अरेंज करने हैं। तो ये आपका यहाँ पे चीज चल रही है कि कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपके रूम थे और रूम में से आपने एक रूम उठा के उसके अंदर आपने नंबर ऑफ क्या लगा रखे हैं, डेस्क लगा रखे हैं। किसी के अंदर 10 डेस्क है, किसी के अंदर 20 है, किसी के अंदर 30 डेस्क है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, अच्छे ढंग से देख लेना इसको। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि मेरे पास जो N1 जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इस कंपार्टमेंट के अंदर, मान लो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 2, और मेरे पास जो नंबर ऑफ सेल है वो भी मेरे पास है 2। G1 जो है बच्चे वो भी मेरे पास क्या है, दैट इज ऑल्सो 2 है, दोनों की वैल्यू 2 है। अच्छा अब हमने ये देखना है कि आप इनको अरेंज कैसे कर सकते हो। अच्छा अब हमने क्या करना है, आपने पहला रूम उठा रखा है, उस फर्स्ट रूम में आपके पास 2 बच्चे हैं और 2 ही आपके पास डेस्क हैं। उनके ऊपर आप किस तरह से उन स्टूडेंट्स को अरेंज करोगे वो देखो यहाँ पे। अब ये आप केस मान के चलो कि ये 2 डेस्क हो गए, उस रूम के अंदर 2 डेस्क हैं। अब पहले पे हो सकता है कि दोनों बच्चे इसी के ऊपर आ जाएं, ये दोनों बच्चे इसी के ऊपर आ गए, यहाँ पे कोई बच्चा है ही नहीं। उसके बाद में ये हो सकता है कि एक बच्चा पहले डेस्क के ऊपर हो और दूसरा बच्चा दूसरे डेस्क के ऊपर हो। और एक आपके पास केस ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे दूसरे डेस्क पे बैठे हों और पहले डेस्क पे बच्चा कोई ना हो। अब यहाँ पे दोनों बच्चे एक ही डेस्क पे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, और वो क्या है, बैठ सकते हैं, बिकॉज ये कौन सी स्टैटिस्टिक को फॉलो कर रहा है, ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। वो आपके पास कौन सी होती है, जिसके अंदर किसी सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी आपके पास जो डेस्क है उसके ऊपर कितने भी आप स्टूडेंट बिठा सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये चीज क्लियर है। इट मीन्स कितने नंबर आए यहाँ पे, कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपके पास आए 3 कॉम्बिनेशन। बट अब ये क्वेश्चन ये है कि ये 3 कॉम्बिनेशन कैसे बने। आपने इसके लिए एक फॉर्मूला फाइंड करना है कि अगर आपको बोला जाए
कि आप 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए ये कौन सा आपका कंपार्टमेंट है? पहला कंपार्टमेंट है। अगर आपको बोला जाए पहले कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो बच्चे देखो टोटल तो हमारे पास नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 3 है ये हमने फाइंड करना कैसे है कि देखो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मान के चलो मैंने N1 और G1 दोनों को ऐड कर दिया, N1 और G1 दोनों को ऐड कर दिया, उसमें से मैंने एक माइनस किया और उसका बाद में मैंने ले लिया फैक्टोरियल, और डिवाइड में मैंने क्या किया, N1 का फैक्टोरियल ले लिया, और बाद में क्या किया, G1 -1 इसका भी मैंने क्या कर दिया, फैक्टोरियल कर दिया। ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, इसी टाइप से चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अच्छा अब देखो इसमें क्या है, N1 G1, ये चीज क्लियर है। अच्छा देखो ये मैंने क्यों लिखवाया है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखो कैसे बना है, अब देखो N1 की वैल्यू पुट करो, N1 की बच्चे वैल्यू है हमारे पास 2 है, 2 प्लस में 2 माइनस में हमने 1 किया, और बाहर इसके क्या है, फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय क्या आएगा, N1 फैक्टोरियल है, तो N1 फैक्टोरियल का मतलब 2 का फैक्टोरियल आ गया, उसके बाद में 2 - 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा अब सोल्व करो, 2 + 2 4, 4 - 1 कितना होता है, दैट इज 3 फैक्टोरियल आ गया, और डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या आ गया, 3 × 2 डिवाइड बाय 2, इसको कट करोगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 3। और यही यहाँ पे आंसर 3 आया था ना, ये देखो जो मैंने पहले हमने वैसे फाइंड किया था, 1 2 एंड 3। तो इट मीन्स अगर आपने एक फेस स्पेस को आपने उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के अंदर, उसमें से आपने एक कंपार्टमेंट उठाया और उसमें आपने नंबर ऑफ पार्टिकल अरेंज किए। अब फर्स्ट कंपार्टमेंट है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, उसमें नंबर ऑफ सेल G1 है, तो उनकी अरेंजमेंट आप कैसे कर सकते हो, उसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर ये लिखना है फॉर्मूला। अगर चाहो तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ये वाला जो मैंने दिया है, ठीक है, अदरवाइज कोई ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम्पल देने की, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ये सारी डिस्कशन करके कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में इतने पार्टिकल हैं, इतनी नंबर ऑफ सेल्स है, ये सारा डिस्कशन करने के बाद में आपने ये लिखना है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे पास थर्मोडायनेमिकल, वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये चीज आपने फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो W1 है बच्चे। अब सिमिलरली अगर मैं W2 लिखना चाहूं कि सेकंड कंपार्टमेंट में क्या होगा, अब देखो बच्चे सेकंड में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये ब्लू कलर है। अगर मेरे पास सेकंड कंपार्टमेंट है, अगर सेकंड कंपार्टमेंट है तो वो सेकंड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज होंगे, N2 होगा, नंबर ऑफ सेल भी उसके अंदर कितने होंगे, G2 होगा। तो उसके लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिखोगे W2, तो वो फिर बच्चे क्या आएगी, N2 प्लस में G2 माइनस में 1, और साथ में क्या आएगा, फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय क्या आएगा, N2 का फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे क्या आएगा, G1 - 1 का क्या आएगा, फैक्टोरियल, G2 आएगा, सॉरी बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, G2। तो दैट मीन्स इस टाइप से आप किसी भी जो आपका कंपार्टमेंट है उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर ये W1 ऐसा ही क्यों आया, बिकॉज बच्चे आंसर उसका 3 आया था, तो उसको हमने लिखने का एक मेथड फाइंड किया। अब ये इसी के लिए ट्रू नहीं है, अगर आप N1 की वैल्यू 3 कर दो और G1 की वैल्यू 2 लिखो और फाइंड करके देख लेना, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन है, घर पे करके देख लेना, अगर N1 की वैल्यू आप 3 मान के चलते हो और G1 की वैल्यू आप 2 मान के चलते हो, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड कर लेना, आपके पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगी वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला जो है W1 जो हमने किया है ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। दैट डजंट मैटर आप N1 कितना ले रहे हो, G1 कितना लोगे, N2 कितना होगा, G2 कितना होगा, ये सभी के ऊपर आपका क्या है, एप्लीकेबल है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो अभी, नहीं तो फिर आगे डिस्कशन शुरू करते हैं।
हाँ जी बच्चे, अब देखो क्लियर है सभी को इतना? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, ये सारा जो डिस्कशन है इसी के अंदर ये कर रखा है, सारा जो अभी तक एक्सप्लेन किया है ना यहाँ तक, ये देख लो, ये आपने यहाँ से सीधी ये वैल्यू लिखनी है, द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल इन के कंपार्टमेंट, वो क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू, सबकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जितने भी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, आपने पहले कंपार्टमेंट की फाइंड की वो W1 आई, फिर आपने सेकंड की फाइंड की वो आपके पास W2 आई, उसके बाद में थर्ड की फाइंड की वो आपके पास W3 आई, और आपने टोटल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, W1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई W3, ये सारी प्रोबेबिलिटीज की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्लियर है? तो अब स्टैटिस्टिकल के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए बच्चे हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ये वाला जो बिगर पाई है ना, ये यूज करते हैं। इसका मतलब समेशन नहीं है ये, इसका मतलब है ये आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ये वाला कि सारे टोटल मल्टीप्लाई करके आएंगे। ठीक है? और मैंने अभी करवाया है कि जो W1 होता है बच्चे, उसकी वैल्यू क्या आई थी, N1 प्लस में G1 और माइनस में 1, इसका क्या आया था, फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय क्या आया था, N1 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आया था, G1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर ये आप W1 W2 W3 सभी के लिए ट्रू है तो WI लिखोगे तो क्या आएगा, फिर ये आ जाएगा NI प्लस में GI माइनस में 1, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, NI का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा, GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। बच्चे प्रॉब्लम है किसी को इसके अंदर? क्लियर है? ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये देख लो, इसके आगे समेशन लग जाएगा ना, ये WI की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना? वैसे इसको ना लिखने का बच्चे बुक्स के अंदर आपके अलग वे दे रखा होगा कि ये N1 के अंदर G1 होगा, ऐसे होगा, फैक्टोरियल करोगे, ये करोगे, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? तो डायरेक्टली अगर किसी बच्चे ने किसी एग्जाम्पल से करना है तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, या कोई और एग्जाम्पल आप चूज करना चाहो तो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दो कि W1 ये आई है तो W2 W3 इसी टाइप से आएगी, तो आप टोटल W फाइंड करोगे तो वो W आपके पास क्या आएगी, वो W ये आएगी, और वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आएगी। ये जो आगे बिगर पाई लगा हुआ है ये आपका मल्टीप्लीकेशन को क्या कर रहा है बच्चे, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब देखो, अब क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं 2-4 सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, तो GI माइनस 1 क्या है, GI जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 है, तो GI माइनस 1 में से 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओनली क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे देखो बाकी सारी आपके पास चीज सेम है, ये -1 जो है इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि 1 की वैल्यू तो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू GI, तो 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है ना? 1 को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, तो इस इक्वेशन से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब नेक्स्ट है, यहां तक हमने कर लिया W। अब क्या है, आपने बच्चे यहाँ पे आपने जो लोगरिथम लॉग है वो यूज करना है, बाकी जो एक्सप्रेशन है ना बच्चे सेम है जैसे हमने पीछे वाला एक्सप्रेशन किया था ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, वो लगभग सेम ही चल रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे लॉग है इसका, log W, अब यहाँ पे log है तो M/N है, तो log M/N का log क्या होता है, दैट इज log M माइनस log N, ये फॉर्मूला आ गया, log M माइनस log N, तो ये log M आ गया और ये माइनस में log N हो गया। अब यहाँ पे देखो log N जो है ना, मैं वो सोल्व करवा रहा हूँ, log N क्या था, ये था आपका नीचे वाला, तो log NI फैक्टोरियल इनटू क्या आ गया, दैट इज GI फैक्टोरियल। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log M इंटू N वाला, तो log M इंटू N अप्लाई करोगे तो क्या होता है, दैट इज log M प्लस में क्या आ जाएगा, NI फैक्टोरियल है, प्लस में क्या आ जाएगा log GI फैक्टोरियल। क्लियर है? दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं, पीछे भी हमने यही यूज किए थे, log M/N वाला और log M इंटू N वाला, दोनों फॉर्मूले यूज करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे माइनस था तो ये भी माइनस हो गया, और ये लास्ट वाला जो टर्म है वो भी माइनस हो गई। ठीक है बच्चे? अब जो नेक्स्ट है स्टिलिंग फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोई log N फैक्टोरियल है तो उसको क्या लिखोगे, N log N माइनस में N लिखोगे, तो ये स्टिलिंग फॉर्मूला आपको इसके लिए यूज करना है, इसके लिए, और इन तीनों टर्म्स के लिए आपने क्या करना है,
स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करना है, हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट जो वैल्यू है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में बच्चे क्या होगा, ये देखो फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये क्या आ जाएगा, एन आई प्लस जी आई आगे आ जाएगा, उसके बाद में लॉग क्या हो जाएगा, एन आई प्लस जी आई। अब ये एन आई फैक्टोरियल आगे आ जाएगा, सॉरी इसके बाद में ये फॉर्मूला होता है ना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लॉग एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एन माइनस में एन भी करना होता है। तो ये पहला करोगे, पहला देखो दोबारा, ये वाला जो है आपका फर्स्ट वन जो है वो देखो आपके पास, दिस वन जो आपका फर्स्ट है ये वाला देखो, लॉग एन आई प्लस जी आई, एन आई प्लस जी आई आगे आ गया, लॉग एन आई प्लस जी आई, उसमें से आपने माइनस क्या करना है, माइनस एन भी तो होता है, तो माइनस एन आई प्लस जी आई माइनस भी करोगे। सिमिलरली लॉग एन आई करोगे, लॉग जी आई करोगे, तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी, कोई माइनस की होएगी, कोई प्लस वाली वैल्यू होएगी, तो वो यहाँ पे आपने देख लेनी है कौन सी माइनस होगी और कौन सी आपके पास प्लस की वैल्यू होगी, ठीक है ना। और वो माइनस प्लस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो तो बच्चे ये वाला इन बिटवीन जो साइन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा यहां तक हो जाएगा, क्लियर है, आई डोंट थिंक सो कि कोई कंफ्यूजन होगी किसी को, अगर है तो हैंड रेज कर लो अभी। चलो ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो ये माइनस में, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ माइनस एन आई माइनस में जी आई, और यहाँ पे प्लस का एन आई प्लस का जी आई, ये सब कट जाएगा, बाकी वैल्यू बचेंगे, ये तीन टर्म फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, और ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई, क्लियर है ना। ये चार वैल्यूज हैं, ये कट जाएंगी, बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे हमारे पास कि जो आपके पास, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की होती है। मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होती है, जो इक्विलिब्रियम वाली होती है, और इक्विलिब्रियम वाला केस कौन सा होता है, जिसके लिए आपका डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और वो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई इक्विलिब्रियम है दैट मींस वो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा ना उसका डेरिवेटिव। तो आज हमने सेम ही प्रोसीजर करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है, जैसे पीछे वाला जो हमने फाइंड किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला स्टैटिस्टिक्स हमने फाइंड की थी, वैसा ही आज करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसका लेना है, लॉग डब्ल्यू का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चे ये डेरिवेटिव जो है वो मैं आपको एक बार करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपके पास इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन का बच्चे अब डेरिवेटिव देख लो, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो मेरे पास डेरिवेटिव किस टाइप का आएगा, ये देखो यहाँ पे, अगर आप डेरिवेटिव चूज करोगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग डब्ल्यू, ये ऐसे रहेगा, समेशन को मैं बाहर रख रहा हूँ सेम एज इट इज, अंदर जो है वो वैल्यू देखो, अब यहाँ पे एन आई प्लस जी आई जो है ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और लॉग का अगर डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 बाय एन आई प्लस जी आई हो जाएगा। उसके बाद में एन आई प्लस जी आई का दोबारा करना होगा, तो ओनली क्या आएगा, डी एन आई आएगा, डी जी आई तो आपका जीरो होगा क्योंकि आपके पास वो एक सेल नंबर है, नंबर में होगा वो, ठीक है। फिर माइनस में, अब ये एन आई है तो एन आई को फर्स्ट फंक्शन रखो एक बार, ठीक है, ये चलो ब्रैकेट लगा लो, एन आई है तो लॉग एन आई क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय एन आई, यहाँ पे u इंटू वी यूज होगा बच्चे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा फिर प्लस का साइन आएगा, अब आप क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे डी एन आई तो रहेगा, यहाँ पे डी एन आई आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, डी एन आई इंटू में क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग एन आई, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा लेना, ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर दोबारा आगे उसके ऊपर भी आप u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना, और वहां पे होगा क्या, क्योंकि ये जी आई है तो चलो जी आई यहाँ पे रखो, और ये इंटू 1 बाय जी आई आ गया, तो जब जी आई का डेरिवेटिव करोगे तो वो डी जी आई आ जाएगा, तो डी जी आई तो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, ये टोटल इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब इसमें से ये जो एन आई और जी आई जो वैल्यू है आपके पास, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज मिसिंग कर दी, एक चीज मिस होगी, वो ये वाली है, ये यहाँ पे u इंटू वी, यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा ना, u इंटू वी ये लगेगा, तो u इंटू वी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसके साथ इससे आगे एक नेक्स्ट टर्म आएगी, वो कौन सी आएगी, आपने क्या करना है, लॉग एन आई प्लस में जी आई को तो सेम रखना है, लेकिन जब लॉग जो दूसरा एन आई प्लस जी आई उसका डेरिवेटिव करोगे तो ओनली मेरे पास डी एन आई जो है वो भी आएगा, तो ये प्लस के साइन के अंदर टोटल ये टर्म आएंगी। तो अब जो टर्म बचेंगी मेरे पास वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो कट जाएगी, ठीक है, ये दो बस 4 टर्म्स आएंगी मेरे पास, ये वाली 4 टर्म्स आएंगी, और वो मैं आपको नोट्स के अंदर शो कर रहा हूँ कि ये 4 टर्म्स कौन सी आएंगी।
क्लियर है बच्चे? कोई डिफिकल्टी तो नहीं ना इसके अंदर, सिंपल है, आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है और उसका आपको डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव में आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका जी आई का डेरिवेटिव करोगे वो जीरो आएगा क्योंकि वो एक नंबर है। एन आई को आपको एक बार कंसीडर करना है, वो हम आगे देखेंगे कितना नंबर आएगा। एन आई तो हमें चूज करना है, आगे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है मेरे पास किस टाइप से आएगा ये वाला, यहाँ पे देखो, ये देखो कितने नंबर आए मेरे पास। एक पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, थर्ड वन ये है, फोर्थ वन ये है, और लास्ट वाली वो जीरो होगी, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, ये एन आई प्लस जी आई ये आ गया, एन आई से एन आई कट गया, उसके बाद में ये डी एन आई माइनस का है, और ये डी एन आई आपका किसका है, ये प्लस का है। तो ये डी एन कट जाएगा, सिर्फ दो ही टर्म बचेंगे, कौन कौन सी, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कौन कौन सी बचेंगी मेरे पास। एक तो ये टर्म बचने वाली है और एक टर्म बचेगी ये वाली, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी। ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर सिर्फ दो टर्म बची हैं। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा अब इसमें क्या करना है आपने, अब दोनों में डी एन आई जो कॉमन है, तो डी एन आई को हमने बाहर निकाल लिया। ये देखो यहाँ पे डी एन आई था, यहाँ पे भी डी एन आई था, तो डी एन आई को बाहर निकाल लिया और आपके पास इक्वेशन जो आ गई इस टाइप की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे हमने वहां पे किया था ना कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट रहते हैं, उन दोनों के अल्फा बीटा मल्टीप्लाई की थी और बाद में इनमें से माइनस किया था। सेम आज वैसे करना है, वहां पे शायद प्लस किया था या माइनस किया था, जैसे भी किया था, पर प्रोसीजर लगभग वो सेम ही है, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखना आपने। इस इक्वेशन के अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की जो इक्वेशन आएगी और टोटल एनर्जी की जो इक्वेशन आएगी, वो दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले देखो बच्चे, टोटल आपके पास क्या है, टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एन जो होगा आपके पास वो किसके इक्वल होगा, n1 प्लस में n2 प्लस में क्या आएगा n3, इस तरह से आएगा ना, और ये प्लस में सो ऑन चलेगा। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपके पास समेशन ऑफ एन आई। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो आपके पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इट मींस डी एन इज इक्वल टू समेशन डी एन आई, ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को अल्फा से आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जहां आप माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को माइनस अल्फा से, तो माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस अल्फा इनटू में क्या आ गया, समेशन डी एन आई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। एक तो इक्वेशन ये आ गई, इसको मैं रेड बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो इक्वेशन ये यूज करनी है हमने। अब सेकंड इक्वेशन है वो देखो बच्चे, सेकंड जो है अगर मैं लिखूँ n1 u1 प्लस में n2 u2 और इस तरह से सारे जो एनर्जी है उनको ऐड करता जाऊं, तो वो भी मेरे पास क्या आएगी, कांस्टेंट ही तो आएगी ना बच्चे वो भी, ठीक है। ये हमने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किए थे, वहां पे आया था। तो यहाँ पे आपको समेशन एन आई यू आई इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब ये भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, समेशन आप ये आ जाएगा यू आई इनटू में डी एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये आ गया। अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है माइनस के बीटा से, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस में आ गया मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस बीटा समेशन यू आई इंटू क्या आ गया डी एन आई, और इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, जीरो। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसको भी मैं रेड बॉक्स के अंदर करता हूँ, एक मिनट देखो, ये मेरे पास रेड बॉक्स के अंदर है। तो ये जो दो इक्वेशंस हमने रेड बॉक्स के अंदर लिखी हैं और एक ये वाली थर्ड जो मैंने अब मार्क की है रेड बॉक्स के अंदर, इन तीनों को हमने क्या करना है, जस्ट आपको ऐड करना है, ठीक है, ताकि हम यहाँ से एन आई जी आई वगैरह जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकें। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ऐड करने का कोई यहाँ पे नुकसान तो है नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो है, इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो है, तो जो मर्जी ऐड कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन तो चेंज होने से रही, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता कि इनकी कोई वैल्यू होती तो फिर हम ऐड नहीं कर सकते वहां पे, अब हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐड करने से उसकी वैल्यू में जो ये वाली अपर इक्वेशन जिसको मैं अब स्टार से डोनेट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट इज वाई आप इन दोनों वैल्यूज को वहां पे ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के बाद में जो आएगा मैं वो शो कर रहा हूँ आपके पास, जो ऐड करने के बाद में आएगा, इतना क्लियर है। अब देखो, जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में मेरे पास ये आ गया, देखो ये वो इक्वेशन सेम थी,
उसके अंदर ये दोनों हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब इसमें से इनमें सबके पास DNI 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 और ये समेशन सबके पास है, तो समेशन भी बाहर निकाल लो, DNI भी बाहर निकाल लो, और वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है बच्चे, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि अगर ये इस टाइप की सिचुएशन हो जाए कि कोई चीज ब्रैकेट के अंदर पड़ी है और वो इक्वल टू 0 है, इट मींस वो इक्वेशन में जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो भी इक्वल टू 0 होगी, वो इक्वेशन तभी सेटिस्फाई है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि DNI तो 0 होने से रहा। ठीक है, तो अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो मेरे पास क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये देखो ये अंदर वाली वैल्यू 0 पुट कर दी। अब यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या आता है, log m डिवाइड बाय n। क्लियर है, और इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा इंटू यू आई। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखो, अब ये वैल्यू इतनी यहाँ तक हमने सोल्व कर ली। अब अगर मैंने इनमें से ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मैंने करवाया था कि जब आपको ln को रिमूव करना हो तो आपको दोनों साइड एक्सपोनेंशियल करना होता है, तो दोनों साइड e रेज टू पावर कर दो, तो इस साइड तो आएगा ni प्लस में gi डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ni इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू अल्फा प्लस में बीटा इंटू क्या आ जाएगा, ui। ठीक है, अब यहां से इसको कट करोगे तो ये ni से ni कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, gi डिवाइड बाय ni इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेज टू अल्फा और इंटू आ जाएगा e रेज टू बीटा इंटू ui। किसी बच्चे को इसके अंदर प्रॉब्लम है, सिंपल है, log m माइनस n का फॉर्मूला यूज कर लो, उसके बाद में इसको आपने सॉल्व करना है थोड़ा सा। अच्छा अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको चलो ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से आपने gi डिवाइड बाय ni की वैल्यू निकाल लो, तो gi डिवाइड बाय ni जो आएगा वो क्या आएगा, e रेज टू अल्फा इंटू e रेज टू बीटा ui माइनस में क्या आएगा 1, ये 1 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां से हमें वैल्यू चाहिए ni की। अगर आपको याद हो तो मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें भी हमने पहले टॉपिक के अंदर ni फाइंड किया था, आज भी हमने सेम ही फाइंड करना है। तो अगर आपको ni फाइंड करना है तो इक्वेशन को रिवर्स कर दो, ni डिवाइड बाय gi इज इक्वल टू 1 बाय e रेज टू पावर अल्फा इंटू e रेज टू पावर बीटा इंटू ui माइनस में क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से ni की वैल्यू फाइंड करोगे, ये gi इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, gi डिवाइड बाय e रेज टू अल्फा इंटू e रेज टू पावर बीटा इंटू ui माइनस 1। यही आपका होता है, दैट इज द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ जो आपका आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। ठीक है बच्चे, तो अब जो नोट्स के अंदर है मैं वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट्स के अंदर मेरे पास क्या दे रखा है, ये देखो यहाँ तक हमने कर लिया। इसको सोल्व करने के बाद में ni की वैल्यू ये आ जाएगी, और हमें पता है बीटा की वैल्यू हमने पहले सोल्व कर रखी है, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई KT होता है, तो ये वैल्यू उठा के बीटा में यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई। ये लगभग आपका क्या होता है, दैट इज द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल के केस में जो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे। वहां पे क्या आया था, वहां पे अगर याद है तो ni इज इक्वल टू gi e रेज टू माइनस अल्फा e रेज टू बीटा ui करके आया था, माइनस बीटा ui। पर आज ऐसा नहीं आया क्योंकि वहां पे पार्टिकल आपके थे डिस्टिंग्विशेबल। आज पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, आज पार्टिकल आपके आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो इसीलिए सिचुएशन जो है वो भी फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो अगर इसको आपने ये लिखना है, इस वैल्यू को अगर आपने ये लिखना है कि इस एनर्जी रेंज u से लेकर u प्लस du के अंदर अगर आपके पास मान के चलो dn नंबर ऑफ मोलिकुल्स आ रहे हैं, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे dn इज इक्वल टू ये gu हो जाएगा डिवाइड बाय e रेज टू अल्फा इंटू e रेज टू u डिवाइड बाय KT माइनस में क्या हो जाएगा 1। ये आपके पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, और इसको बोलते हैं दैट इज द, जो आपका टॉपिक का नेम था, दैट इज द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये आपके पास dn है, किस रेंज के अंदर फाइंड किया, dn इंटू du यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे भी आपके पास du आएगा। ठीक है, तो वो इसके अंदर देख लेना, यहाँ पे नोट्स के अंदर दिया हुआ है किस टाइप से इसको क्या बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये दे रखा, इसी इक्वेशन को बस आपने u से लेकर u प्लस du रेंज के अंदर फाइंड करना है,
तो ये इक्वेशन आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एन यू डी यू इज इक्वल टू जी यू डी यू डिवाइड बाई ई रेज टू एल्फा ई रेज टू यू बाई के टी माइनस में 1। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हो जाएगा। तो इस टॉपिक को बच्चे अच्छे ढंग से कर लेना। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो बोस आइंस्टीन वाला जो है और एक आपका फर्मी डिराक वाला जो टॉपिक है। इसमें से बस जो मेन है ना, ज्यादा मेन बिल्कुल मेन है वही करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? चलो ठीक है बच्चे, कर लेना इसको फिर। ठीक है, थैंक यू।